हाय एवरीवन, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल एनवायरनमेंट बाय आरती। सो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है ये लास्ट मंथ एक न्यूज़ आर्टिकल आया था, तो उसमें जो भी चीज़ें हैं उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं कंपाइल करके लेके आई हूँ। जैसे कि टाइगर रिजर्व्स हैं कुछ, उनके बारे में, एलिफेंट्स के बारे में। तो बहुत जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस मतलब बन सकते हैं एग्ज़ाम्स में, उनको मैं यहाँ पे कंपाइल करके लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी। यहाँ पे लिंक्स आपको प्रोवाइडेड है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे चैनल के नाम और पेज का नाम जो है वो मैंने मेंशन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो आर्टिकल है वो है TN तमिलनाडु के जो महावत्स हैं। महावत्स मतलब जो एलिफेंट्स के केयर टेकर्स होते हैं, जैसे महावत जिनको बोलते हैं हिंदी में, और कवारीस जो ये भी उनकी ही जो केयर टेकिंग है वो करते हैं। तो इनको कहाँ पे भेजा जा रहा है? इनको थाईलैंड भेजा जा रहा है कि इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो सिखाई जाएं। ठीक है, तो अराउंड टोटल जो पर्सन्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं वो 13% हैं, जिनको मधुमलाई टाइगर रिजर्व और अनामलाई टाइगर रिजर्व के जो कैंप्स हैं वहाँ से सिलेक्ट किया गया है। और ये ये थाईलैंड में जाएंगे। कहाँ पे? द थाई एलिफेंट कंजर्वेशन सेंटर इन लामपांग। ठीक है, ये मेंशन्ड है इस आर्टिकल में, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और इस कैंप को जाना जाता है अपनी साइंटिफिक अप्रोच के लिए, जिस तरह से वो मैनेज करते हैं एलिफेंट्स को। ठीक है, तो इन लोगों को भी वहाँ पे भेजा गया कि ये जो स्किल्स हैं वो वहाँ से सीख के आए और यहाँ पे अप्लाई करें, और यहाँ के जो एलिफेंट्स हैं उनको अच्छे से मैनेज करें। ठीक है, जो थाई एलिफेंट कंजर्वेशन सेंटर है वो एक तरह से रिसर्च भी करता है एलिफेंट्स पर। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 50 एशियन एलिफेंट्स हैं जिनको वो ट्रेन करते हैं, जिनको वो केयर करते हैं और उनको जिन पे रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे सबसे पहले हम देखते हैं एलिफेंट्स के बारे में। अब एलिफेंट्स जो हैं हमें पता है कि लार्जेस्ट लैंड एंड मैमल्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव होती है, लार्ज ईयर्स होते हैं, लॉन्ग ट्रंक्स होती हैं, ट्रंक्स यानी कि सूंड। ठीक है, और जो इनकी ट्रंक होती है उसमें ही अकेले 1,50,000 मसल यूनिट्स होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मैसिव जो नंबर है ये। ठीक है, अब जो इनके टस्क होते हैं, ठीक है, जो इनके बड़े बड़े दांत होते हैं वो एक्चुअली होते हैं इनके इंसीजर टीथ। ठीक है, जो ग्रो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और ये सबसे पहले देखे जाते हैं जब ये 2 साल के हो जाते हैं। ठीक है, और टस्क जो हैं वो उनकी थ्रू आउट लाइफ क्या करते रहते हैं, मतलब जब तक ये ज़िंदा होते हैं तब तक ग्रो करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा इनको क्या किया जाता है, इसके लिए मारा जाता है, क्योंकि जो टस्क होती है उसमें आइवरी होता है। ठीक है, तो उसके लिए इनको मारा जाता है, और वो हम देखते हैं इसीलिए जो एलिफेंट्स है बहुत ज़्यादा खतरे में है। ठीक है, अब एलिफेंट की जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है। मोस्ट ऑफ इट्स जो बॉडी है उसमें ये थिक मिलेगी आपको, अराउंड 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो इनके बॉडी पर फोल्ड्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं वाटर को रिटेन करने में, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है। इनको क्या चाहिए? इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। उसके लिए इनकी जो स्किन होती है वो रिटेन कर सकती है 10 टाइम्स मोर वाटर दैन फ्लैट स्किन डज। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो कूल रहती है। ठीक है, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी आता है, UPSC में भी आता है, क्योंकि अगर UPSC में आता है तो और भी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो किसी भी मैमल से सबसे लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, 18 to 22 मंथ्स, मतलब प्रेगनेंसी जो होती है इनकी 18 to 22 मंथ्स तक होती है। ठीक है, किसी भी मैमल में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अब जो इनके न्यूबॉर्न एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है, वो इनकी जो हाइट होती है वो 3.3 फीट तक होती है, और उनका जो वेट होता है वो 100 kg तक होता है।
जैसे ही वो पैदा होते हैं, ठीक है। अब एलिफेंट्स जो हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं और जो इनका लीडर होता है वो एक फीमेल होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सोसाइटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, एनिमल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो मेल होते हैं, लेकिन एलिफेंट में फ़ीमेल जो होती हैं वो, जिनको हम काउस कहते हैं, वो इनकी लीडर होती है। इसलिए इनकी जो ग्रुप्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैट्रियार्कल, ठीक है, क्योंकि फ़ीमेल लीड कर रही है। और जो एलिफेंट का ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं हर्ड और परेड, ठीक है। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स है उसको हम क्या कहते हैं, तो हर्ड और परेड। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जो एलिफेंट्स की ग्रुप है, एलिफेंट का ग्रुप है या एलिफेंट की जो फैमिली होती है वो मैट्रियार्कल है या पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल होता है अगर जो मेल है वो लीडर है या मेल डोमिनेंट हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में होता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल है, ठीक है। अब इनका जो हैबिटेट है वो मोस्टली सवानास में है, ग्रासलैंड्स या फॉरेस्ट। इसके अलावा ये कुछ क्या कहते हैं, कुछ नंबर्स में हमको डेजर्ट्स में भी मिल सकते हैं, स्वैम्प्स में मिल सकते हैं, हाईलैंड्स में मिल सकते हैं, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं अफ्रीका और एशिया की, यहाँ पे इनका ज़्यादा जो तादाद है या इनका नंबर है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं जो एलिफेंट के स्पीशीज़ हैं, मेनली 2 स्पीशीज़ हैं एलिफेंट्स के, एक है एशियन एलिफेंट, दूसरा है अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। एशियन एलिफेंट से मतलब समझ में आता है कि जो एशिया में पाए जाते हैं, और अफ्रीकन एलिफेंट से मतलब कि वो अफ्रीका में ही पाए जाएंगे, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफस मैक्सिमस, किसका, एशियन एलिफेंट का, और इनकी पॉपुलेशन क्या है 40,000 से 50,000, ठीक है। अब इंडिया में अराउंड 28,000 एलिफेंट्स हैं, जिसमें कि 25% जो है वो अकेले कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक है। और इनके 3 सब स्पीशीज़ हैं, वो कौन कौन से हैं, द इंडियन और मेनलैंड, जिसका साइंटिफिक नेम है ई मैक्सिमस इंडिकस, ठीक है, और द सुमात्रान, जिसका साइंटिफिक नेम है ई मैक्सिमस सुमात्रेनस, और द श्रीलंकन ई मैक्सिमस, ठीक है। अब इसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, साइंटिफिक नेम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN रेड लिस्ट में जो इनकी कैटेगरी है वो एंडेंजर्ड है, ठीक है, मतलब इनको खतरा है किससे, एक्सटिंक्शन से। ये धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इनको अच्छे से हम क्या नहीं करें, टेक केयर ना करें, इनका ख्याल ना रखें, या इनकी पॉपुलेशन को हम बचा ना पाएँ, तो ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ठीक है। साइट्स में का जो स्टेटस है वो अपेंडिक्स 1 है, यानी कि इनका जो ट्रेड है वो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनका शेड्यूल 1 है, ठीक है। शेड्यूल 1 का मतलब कि हाईली प्रोटेक्टेड जो एनिमल है, इसमें इस कैटेगरी में ये आता है, ठीक है। अब अफ्रीकन एलिफेंट को देखते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना, ठीक है। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 4,15,000। इसके 2 सब स्पीशीज़ हैं, कौन सा, अफ्रीकन सवाना जिसका नाम है लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना, और अफ्रीकन फॉरेस्ट जिसको बुश भी कहते हैं, लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस, ठीक है। अब इन दोनों में जो एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं इनकी मॉर्फोलॉजी, मतलब इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो ये है कि ये क्या है, कुछ जो एशियन एलिफेंट है इनमें कुछ ही एलिफेंट्स में क्या होता है, टस्क होता है, वो भी मेल एलिफेंट्स में, ठीक है। और जो अफ्रीकन एलिफेंट्स है इसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों में ही टस्क आपको देखने को मिलेंगे। अब जो अफ्रीकन एलिफेंट है, ठीक है, इनके दोनों ही स्पीशीज़ जो हैं ये साइट्स अपेंडिक्स 1 में कैटेगराइज्ड हैं, ठीक है, मतलब इनका जो ट्रेड है वो प्रोहिबिटेड है। अब देखते हैं अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और अफ्रीकन सवाना एलिफेंट में क्या डिफरेंसेस है।
अब जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको दिखेंगे, सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका में, और इनका जो साइज़ होता है वो सवाना एलिफेंट से ज़्यादा होता है, ठीक है, छोटा होता है। और जो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट है ये इनका हैबिटेट कहाँ पे है, सब सहारन अफ्रीका में, ठीक है, जो हम कह सकते हैं सेमी एरिड एरियाज है वहाँ पे, इंक्लूडिंग ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स, ठीक है। अब अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट का स्टेटस जो है IUCN रेड लिस्ट स्टेटस जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरे में है, मतलब ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर इन पे बिल्कुल ही ध्यान ना दिया जाए, ठीक है। इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इस वक्त ज़रूरत है। और IUCN रेड लिस्ट में है एंडेंजर्ड कैटेगरी में कौन, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, ठीक है। अब ये एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट के बीच में डिफरेंसेस कुछ दिए हैं। अगर आप देखें तो इनकी ट्रंक में ये डिफरेंस है, इसकी जो ट्रंक है वो सिंगल लोब्ड है और इसकी जो ट्रंक है वो डबल है, ठीक है, डबल 2 लोब्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और इसका जो साइज़ है एशियन एलिफेंट का वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। और इनके एयर्स भी छोटे हैं, इनके एयर्स आप देख रहे हैं शोल्डर्स तक आपको मिलेंगे, ठीक है। हालांकि इनके जो एयर्स हैं वो बिल्कुल यहाँ आके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इनके पूरा शोल्डर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस आप देख सकते हैं खुद से। नेक्स्ट देखते हैं अब इनकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। ये कीस्टोन स्पीशीज़, आप कीस्टोन स्पीशीज़ कौन से होते हैं, जो किसी भी इकोसिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं, मतलब उनके बिना वो इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अगर हम उस स्पीशीज़ को उस इकोसिस्टम से निकाल देंगे तो वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो अगर ये सवाना से या फॉरेस्ट से हम निकाल देते हैं तो वो बहुत सारे जो बाकी स्पीशीज़ हैं उनके लिए वो सही नहीं होगा, हम कह सकते हैं वो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो क्योंकि ये क्या करते हैं, सबको जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है उसको जोड़ के रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो काम हैं इनकी वजह से फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है। अगर इनको हम निकाल दें, इनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, तो ये इसीलिए इनका नाम क्या है, कीस्टोन स्पीशीज़, मतलब इनके अलावा उस इकोसिस्टम में कोई भी थ्राइव नहीं कर सकता। अगर वो नहीं है तो वो इकोसिस्टम ही थ्राइव नहीं कर सकता, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या है, ये इकोसिस्टम इंजीनियर्स हम इनको कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या करते हैं, फॉरेस्ट में रास्ता बनाते हैं, पैसेज बनाते हैं बाकी एनिमल्स के लिए, जो टू एंड फ्रू मूवमेंट्स होगी, इधर से उधर मूवमेंट्स होगी, उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। अब एलिफेंट का जो फुटप्रिंट होता है, क्योंकि इनका मैसिव साइज़ होता है तो इनका फुटप्रिंट भी एक माइक्रो इकोसिस्टम बन जाता है। अगर वहाँ पे वाटर जो है वो फिल हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे टैडपोल्स का होम बन जाएगा और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी घर वहाँ पे बन जाता है। और फिर सीड डिस्पर्सल, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनका जो डंग है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इनका जो डंग है वो हेल्प करता है कहाँ पे, कहीं दूर जाके एक जगह से दूसरी जगह सीड्स को कैरी करने का, ठीक है। और वो सीड्स जाके फिर वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं और क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज़ होती है। अब अम्ब्रेला इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी एक स्पीशीज़ को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, मान लो कि हमने एलिफेंट्स को प्रिजर्व करना है, तो उनकी जो क्या कहते हैं, उन जैसे बोलते हैं ना छत्र छाया, उसमें क्या हो जाता है कि दूसरे जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी भी प्रोटेक्शन हो जाती है। मतलब इनकी प्रोटेक्शन करते हुए हम बाकी स्पीशीज़ की भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो इसका क्या नाम होता है, अम्ब्रेला इफ़ेक्ट, ठीक है। और लास्ट जो चीज़ है वो वाटर प्रोवाइडर्स। अब इनके बड़े बड़े टस्क होते हैं, जब ड्रॉट्स के टाइम होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने टस्क से जो ज़मीन है उसको खोदते हैं और कहीं कहीं पे पानी निकल आता है, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं वाटर प्रोवाइडर्स। अब देखते हैं इनके थ्रेट्स क्या हैं, क्योंकि एलिफेंट्स हैं तो इनके पास जो हमें सबसे जो कीमती चीज़ है वो है इनके टस्क,
ठीक है। तो इनके टस्क जो हैं इसमें आइवरी होती है, जिसके लिए इनको मारा जाता है, पोचिंग की जाती है। तो इसकी वजह से इनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होती जा रही है अगर आप देखें। फिर हैबिटेट लॉस, आप अगर देखें तो बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं वो काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्लियर किए जाते हैं, तो इसकी वजह से इनके हैबिटेट लॉस हो जाता है। यहाँ कहीं जो ट्रेन का ट्रैक बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ माइनिंग की जाती है, तो हैबिटेट लॉस होता है उसकी वजह से। फिर उसके बाद ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन के साथ आपने देखा कि बहुत सारे जानवरों का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे लेपर्ड्स होते हैं, लेकिन एलिफेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा तमिलनाडु केरला की साइड जब ये जो एलिफेंट्स होते हैं इनके ग्रुप्स आते हैं और वो उनकी फील्ड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। आपने ये भी देखा होगा एक दो साल पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक फ़ीमेल एलिफेंट थी। आपने ये देखा होगा कि उसका एक तनी ह्यूमन मेड बॉम्ब था, उसने वो खा लिया था, जिसकी वजह से उसका जो कहते हैं जो हेड है वो ब्लास्ट हो गया था उसके साथ। तो ये चीज़ आपने देखी होगी। तो ये ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में आता है, क्योंकि जब एलिफेंट्स ग्रुप्स में आते हैं वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ह्यूमंस करते हैं, तो उनको मार देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है, इसकी वजह से वो ख़तरे में है। फिर मिसट्रीटमेंट इन कैप्टिविटी, अब कैप्टिविटी में जब रखे होते हैं आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने जो एलिफेंट्स हैं रखे होते हैं कैप्टिविटी में, तो वहाँ पे उनकी मिसट्रीटमेंट हो सकती है। फिर अब्यूज़ ड्यू टू एलिफेंट टूरिज़्म, अब एलिफेंट टूरिज़्म का मतलब कि आप जब आप देखते हैं जैसे पार्क्स में, नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जो एलिफेंट्स होते हैं उनको सफारीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए उस चक्कर में उनका अब्यूज़ भी हो जाता है। अब बहुत सारे जो क्योंकि एनिमल्स तो आखिर एनिमल्स हैं ना, तो वो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं जाएंगे, तो उनका अब्यूज़ तो हो ही रहा है। फिर रैम्पेंट माइनिंग, अब माइनिंग मैंने पहले भी कहा था, माइनिंग जब करते हैं तो बहुत सारा फॉरेस्ट का एरिया यूज़ होता है, जिसकी वजह से उनका हैबिटेट लॉस होता है। फिर कॉरिडोर डिस्ट्रक्शन, अब कॉरिडोर्स क्या हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉरिडोर्स बेसिकली होता है जो एलिफेंट्स के पैसेज का नेचुरल जो एक पैसेज है, नेचुरल रास्ता है जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉरिडोर्स। अब जैसे बीच में रेलवे ट्रैक्स आ जाते हैं कुछ, या रोड्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जिसमें से वो गुज़र सकते हैं, तो उन रास्तों को हम कहते हैं कॉरिडोर्स। अब एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो कंजर्वेशन स्टेप्स जो हैं इंडिया में क्या क्या लिए गए हैं। एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये लॉन्च हुई थी 1992 में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स, और उनका जो हैबिटेट्स है और उनके जो कॉरिडोर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया था। अब ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, और ये इनको प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट। जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पे एलिफेंट्स की पॉपुलेशन देखी जाती है वहाँ पे इनको ये फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और 2010 में क्या हुआ था, जो एलिफेंट है उनको डिक्लेयर किया था नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं वो क्या होते हैं। एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या हैं, लीनियर नैरो नेचुरल हैबिटेट लिंकेजेस हैं, जिससे कि वो एलिफेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं विदाउट बीइंग डिस्टर्ब बाय ह्यूमंस, ठीक है। वो अपने नेचुरल एक पैसेज होता है उनका, हालांकि ये नैरो होता है, लीनियर होता है, जैसे हम कहते हैं कि ब्रिज बना दिया हमने, तो उनकी पैसेज के लिए अगर जैसे कि कोई रोड जा रहा है, ठीक है, हमने
रेलवे लाइन बनाई हुई है तो वहाँ पे उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पैसेजेस होते हैं जो उस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो नेचुरल हो और उनके लिए बिल्कुल सिक्योर हो, ठीक है, और वो बिना किसी डिस्टर्बेंसेस के वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, ठीक है। अब मिनिमम 101 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं जो इंडिया में करेंटली यूज़ में है। ये किस में आया था? ये राइट टू पैसेज एक आर्टिकल आया था बाय वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसमें ये मेंशन किया गया, ठीक है। उसके बाद कुछ कैंपेन हैं, जैसे हाथी मेरे साथी एक कैंपेन है वो लॉन्च की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। कहाँ पे? एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। इनका जो एम था वो कंजर्वेशन और वेलफेयर ऑफ एलिफेंट्स, और इन्होंने ये इन एसोसिएशन विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कैंपेन है वो लॉन्च की थी, ठीक है। एलिफेंट 8 और E8 जो है वो रिप्रेजेंट करता है 8 कंट्रीज़ को जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था। इंडिया, थाईलैंड, कीनिया, बोत्सवाना, इंडोनेशिया, श्रीलंका, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड तंजानिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इन कंट्रीज़ में एक या एक से ज़्यादा वैरायटीज़ आपको एलिफेंट्स की मिलेंगी जो वहाँ की नेटिव है। अब गज यात्रा भी कैंपेन बनाई थी, किस लिए? कि जो कॉरिडोर्स हैं, एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, उनको क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सिक्योर किया जाए, ठीक है। उसके बाद एक और आया था मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। माइक प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया है? तो ये एलिफेंट्स के लिए बनाया गया, लॉन्च किया था 2003 में। तो ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जिसमें जो इलीगल किलिंग्स होती है एलिफेंट्स की अफ्रीका और एशिया में, उनको मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। और उनकी कंजर्वेशन में एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम एलिफेंट्स को कंजर्व कर सकें। फिर उसके बाद IUCN एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप है। ये ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें साइंटिस्ट और नॉन साइंटिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आती हैं, तो ये हेल्प करती हैं उनको स्टडी करना, मॉनिटर करना, मैनेज करना और कंजर्व करना किनको? एशियन एलिफेंट्स को। और इनका एम है कि जो एशियन एलिफेंट है उनको लॉन्ग टर्म के लिए कंजर्व किया जाए और इनकी पॉपुलेशंस को सिक्योर किया जाए, ठीक है। ASESG जो है ये एक स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का, जिसका ये पार्ट है, ठीक है। और इनकी एक बायएनुअल जर्नल आती है जिसका नाम है गजा। अब बात करते हैं मधुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु की नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी और इसका जो एरिया है वो 321 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब ये 3 जो स्टेट्स हैं इनके ट्रांजैक्शन में मिलती है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और जो नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व है जो वो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था और इसको डिक्लेयर किया गया था 1986 में। मधुमलाई का जो मतलब है वो है एंशियंट हिल रेंज, ठीक है, जिस पर ये नाम, क्योंकि ये बहुत पुराना एक हिल रेंज है या आप कह सकते हैं रिजर्व है, इसलिए इसका नाम जो है मधुमलाई। आप देख सकते हैं मैप पे, यहाँ पे सिचुएटेड है ये तमिलनाडु में ये मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क सिचुएटेड है, ठीक है। ये एक बेसिकली टाइगर रिजर्व है जहाँ पे टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था ये आप देख सकते हैं, और अगर आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर। अब ये जो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या टाइगर रिजर्व है, ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ, फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व के साथ जो कर्नाटका में है, गुडालूर फॉरेस्ट डिवीज़न जो है उसके साथ करता है, और नीलगिरीज नॉर्थ डिवीज़न के साथ ये भी क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। अब यहाँ पे जो 2 स्पीशीज़ हैं टाइगर और एशियन एलिफेंट, ये इनके लिए जाना जाता है जो फ्लैगशिप स्पीशीज़ हैं। फ्लैगशिप स्पीशीज़ वो होते हैं जैसे कि हम ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम देखते हैं कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं या कोई
बड़ा एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होती है जिनको किसी कंट्री का या स्टेट का एम्बेसडर बनाया जाता है। तो वैसे ही इन जो स्पीशीज़ को एक हैबिटेट का या एक जगह का एम्बेसडर बनाया जाता है, इस वजह से कि वो मतलब कंजर्वेशन में हेल्प करें। ठीक है, तो फ्लैगशिप स्पीशीज़ ये हैं। फिर क्लाइमेट क्या है इस रीजन का? क्लाइमेट जो है यहाँ का वो है मॉडरेट। ठीक है, कोल्ड वेदर यहाँ पे होगा ड्यूरिंग मंथ ऑफ दिसंबर और बिगनिंग जनवरी, और हॉट वेदर यहाँ पे होगा इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, वेजिटेशन जो है यहाँ पे वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस है, फॉरेस्ट है। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट है ईस्ट में। फ्लोरा यहाँ का है, यहाँ पे जो एक बहुत ही फेमस ग्रास है जिसका नाम है एलिफेंट ग्रास, यहाँ पे पाई जाती है। बैम्बू भी यहाँ पे मिलेगा, टीक रोसवुड भी मिलेगा, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंडेमिक फ्लोरा मिलेगा, मतलब उस जगह का नेटिव जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। और फौना में बंगाल टाइगर, इंडियन एलिफेंट, इंडियन गोर, पैंथर सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, माउस डियर, ये एक्सेट्रा जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको मिलेंगे। अब बर्ड्स की बात करें, यहाँ पे वाइड वैरायटी में आपको बर्ड्स मिलेगी, अराउंड 260 स्पीशीज़, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे बर्ड्स आपको मिलेंगी। और 8% जो बर्ड स्पीशीज़ हैं इंडिया की वो अकेली आपको मधुमलाई रिजर्व में मिलेंगी। ठीक है, रेयर बर्ड्स हैं जैसे मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, मालाबार लॉफिंग थ्रश, ये आपको यहाँ पे मिलेंगी। और कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी हैं जैसे लॉन्ग बिल वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करें अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व बहुत ही एंशिएंट है, 1848 से इसकी हिस्ट्री में आपको मेंशन मिलेगा। ठीक है, अब जो पहले कोयम्बतूर साउथ फॉरेस्ट डिवीज़न था उसको ही मॉडिफाई करके क्या नाम दिया गया? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु का जो अन्नामलाई पोर्शन था वहाँ से कार्व आउट किया गया, और तमिलनाडु पार्ट जो है रिजर्व का उसको बोलते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब अर्लियर पहले जो इसका नाम था इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। ठीक है, क्योंकि जो इसको लॉन्च है या इसको जो क्या बोलते हैं स्टार्ट जो है वो किया था इंदिरा गांधी जी ने, तो इसीलिए इसका नाम इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया था, लेकिन अब इसका नाम अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो है 958.59 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये पलक्कड़ जो गैप है वहाँ पे मिलेगा सदर्न वेस्टर्न घाट्स में आपको। यहाँ की जो वेजिटेशन है वो है वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको मिलेंगे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं, मतलब वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी इसलिए जो लीव्स हैं वो शेड नहीं करते कभी भी। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ड्राई थॉर्न एंड शोलर फॉरेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इस जो टाइगर रिजर्व है इसमें आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बहुत सारे मिलेंगे, और अराउंड 2500 स्पीशीज़ आपको एंजियोस्पर्म्स के मिलेंगे, 70 स्पीशीज़ आपको फिशेस के मिलेंगे, और 70 स्पीशीज़ ही एम्फीबियंस के मिलेंगे। और रेयर एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज़ की जो यहाँ पे नंबर है वो आपको 39 के आसपास मिलेगी, और 120 स्पीशीज़ यहाँ पे रेप्टाइल्स के हैं, 300 स्पीशीज़ बर्ड्स के हैं, और 80 स्पीशीज़ मैमल्स के हैं। उसके बाद जो फौना है यहाँ पे मेनली क्या है? एशियाटिक एलिफेंट। ठीक है, क्योंकि आपने देखा जो न्यूज़ आर्टिकल में है यहाँ पे कैम्स हैं एलिफेंट्स के। ठीक है, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, माउस डियर, गोर, नीलगिरी तार, लायन टेल मकैक, नीलगिरी लंगूर एंड कॉमन लंगूर, ये जो एनिमल्स हैं ये आपको मिलेंगे। उसके अलावा वाइल्ड पिग और स्लॉथ बेयर, ये एनिमल्स भी आपको मिलेंगे। और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इस रिजर्व में वो हैं चेकाल, वाइट डॉग, इंडियन फॉक्स, टाइगर लेपर्ड। ठीक है, नीलगिरी मार्टन, कुछ आपको ऑटर्स भी मिलेंगे, इंडियन पैंगोलिन मिलेगा, और रॉडेंट्स एंड बैट्स के बहुत सारे स्पीशीज़ मिलेंगे। ठीक है,
तो इस वीडियो में हमने बेसिकली क्या क्या कवर किया, एलिफेंट्स के बारे में, ठीक है। उनके स्पीशीज़ जो हैं, 2 स्पीशीज़ हैं, एशियन और अफ्रीकन, ठीक है। अफ्रीकन के आगे और सब स्पीशीज़ हैं, उनके बारे में देखा हमने, डिफरेंसेस देखे। फिर उसके बाद हमने इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखा। फिर कंजर्वेशन स्टेप्स जो हैं इंडिया में, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट है, एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, हाथी मेरे साथी कैंपेन है। फिर रिजर्व्स के बारे में पढ़ा, मधुमलाई टाइगर रिजर्व और अनामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये सब था इस वीडियो में, होप आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।